नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज में हम सभी वो क्वेश्चन लेकर चल रहे थे जो 2015 से 2020 तक हरियाणा जीके के अंदर पूछे गए हैं। क्वेश्चन में आपको क्या डाउट है वो डाउट क्लियर करेंगे, किस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन की नब्ज पकड़ेंगे, और आज तक आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ और हरियाणा जीके के क्वेश्चन आपको किस प्रकार गलत हुए हैं, कौन कौन से प्रश्न में आपको डाउट रहती है, ये सभी क्लियर चीजें करते हुए चलेगा। आप लगातार हमारे साथ में जुड़े रहिए और देखते रहिए हरियाणा जीके सीरीज और साथ के साथ में शेयर करते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर जो कुरुक्षेत्र में स्थित है। देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो एग्जामिनर ने ही क्लियर कर दिया। सर्वेश्वर महादेव मंदिर जो कहां पर है, कुरुक्षेत्र में स्थित है, वो सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था। देखें भाई, एग्जामिनर ने आपका एक क्वेश्चन क्लियर कर दिया है। वो कह रहा है कि जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, ये सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहां पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र में। ये तो एग्जामिनर ने आपसे बता दिया, तो इसमें तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। सर्वेश्वर महादेव मंदिर जो कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है वो किसने बनवाया था, तो आपने याद रखना है बाबा श्रवणनाथ ने। किसने बनवाया था, बाबा श्रवणनाथ ने। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बाबा श्रवणनाथ ने बनवाया था, क्लियर है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि सर्वेश्वर महादेव मंदिर जैसा ही एक मंदिर और पड़ता है कुरुक्षेत्र में। कभी कभी आप उसके अंदर उलझ जाते होंगे और आज हम उसको डाउट ही क्लियर कर देंगे आपका। देखें, एक पड़ता है स्थानेश्वर महादेव मंदिर, स्थानेश्वर महादेव मंदिर। देखिए सर्वेश्वर महादेव मंदिर है वो कुरुक्षेत्र में बाबा श्रवणनाथ ने बनवाया था, लेकिन एक और मंदिर पड़ता है जिसका नाम है स्थानेश्वर महादेव मंदिर। और ये स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, ये किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा पुष्यभूति ने बनवाया था। पुष्यभूति ने बनवाया था। पुष्यभूति वही है जिसने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, जो गुप्त वंश का सेनापति हुआ करता था, पुष्यभूति। याद रखिएगा, ये गुप्त वंश का सेनापति पुष्यभूति हुआ करता था। एक टाइम ऐसा आया था कि गुप्त वंश कमजोर पड़ गया था और उसका सेनापति पुष्यभूति था, जिसने नए वंश की नींव रखी थी, पुष्यभूति वंश की नींव रखी थी। और वो पुष्यभूति वंश बाद में किस नाम से जाना गया था, वर्धन वंश के नाम से। ये क्वेश्चन एग्जामिनर एचएसएससी पूछ चुका है कि पुष्यभूति वंश को बाद में किस नाम से जाना गया। तो पुष्यभूति वंश को बाद में किस नाम से जाना गया था, तो याद रखिएगा वर्धन वंश के नाम से। तो इस पुष्यभूति ने कुरुक्षेत्र के अंदर एक मंदिर बनवाया जिसका नाम था स्थानेश्वर महादेव मंदिर। बात है छठी शताब्दी की बात है। लेकिन इस पुष्यभूति मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था। यदि आपसे पूछे पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो आप क्या बताएंगे, पुनर्निर्माण में किसने अहम योगदान निभाया था, सदाशिव राव भाऊ। सदाशिव राव भाऊ। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का जो पुनर्निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, सदाशिव राव भाऊ ने करवाया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी 1761 के अंदर, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। उस युद्ध में मराठों का सेनापति हुआ करता था सदाशिव राव भाऊ, और इसी सदाशिव राव भाऊ ने स्थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। एक बार फिर से दोनों क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से कड़ी जोड़कर आप पढ़िएगा। सर्वेश्वर महादेव मंदिर जो कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है किसने बनवाया था, बाबा श्रवणनाथ ने, क्लियर। उसके बाद में पूछ रहा है स्थानेश्वर महादेव मंदिर। स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहां पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र में। बहुत अच्छा, क्लियर हो गया पॉइंट। लेकिन किसने बनवाया था, पुष्यभूति। कौन से वंश का था, पुष्यभूति वंश का। कौन से वंश में सेनापति था, गुप्त वंश का। याद रखिएगा छठी शताब्दी की बातें हैं। लेकिन स्थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, सदाशिव राव भाऊ ने। सदाशिव राव भाऊ कौन था, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति हुआ करता था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, 14 जनवरी 1761 में। याद रखना है, ये याद रखना है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। और मराठों का जो उत्पत्ति हुआ वो शिवाजी महाराज से, और शिवाजी स्टेडियम भी कहां पर पड़ता है, पानीपत में। लेकिन इसी के साथ में आपने याद रखना पड़ेगा क्या, कि जो ये सदाशिव राव भाऊ है ना, ये पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति था। लेकिन पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का तोपची कौन था, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का तोपची कौन हुआ करता था, इब्राहिम खान गारदी। इब्राहिम
खान गारदी, ये पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का तोपची हुआ करता था। इब्राहिम खान गारदी पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का तोपची था। दोनों क्वेश्चन क्लियर है, आज के बाद में कभी नहीं उलझेंगे, ये हम दावे के साथ में कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? शेष सैया देखिए ना, भगवान विष्णु जिसके ऊपर वो जो भी हमारे सर्प देवता वगैरह है, नाग वगैरह, वो उसके ऊपर इस प्रकार से भाई साहब कुंडली वगैरह नीचे लगाकर बैठे रहते हैं, ऊपर से सर्प वगैरह छाया बनाकर रखते हैं, तो वो शेष सैया है। और उस शेष सैया पर भगवान विष्णु आराम फरमा रहे हैं। शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो आपने याद रखना फाजिलपुर से। शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? फाजिलपुर। और फाजिलपुर कहां पर पड़ता है? तो आपने याद रखना सोनीपत के अंदर। शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई है फाजिलपुर सोनीपत से है। लेकिन भगवान विष्णु का स्थायी निवास कौन सा है? भगवान विष्णु का स्थायी निवास कौन से सरोवर को कहते हैं? सनहित सरोवर को। सनहित सरोवर कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। और 7 नदियों का संगम भी किसे कहा जाता है? सनहित सरोवर को कहा जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहां पर दिया था? ज्योतिषर तीर्थ। कौन से वृक्ष के नीचे? बरगद के वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे। लेकिन आपने याद रखना भगवान विष्णु का स्थायी निवास सनहित सरोवर। और आपने याद रखना भगवान विष्णु की जो शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई है वो कहां पर पड़ता है? तो आपने याद रखना फाजिलपुर सोनीपत से। और भगवान विष्णु से संबंधित पंचतीर्थ कहां पर है? भगवान विष्णु से संबंधित पंचतीर्थ कहां पर है? तो तोसाम भिवानी के अंदर। कहां पर? तोसाम भिवानी के अंदर भगवान विष्णु से संबंधित पंचतीर्थ पढ़ते हैं। तो ये सभी चीजें आपने क्लियर रखनी है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध फल्गु का मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? क्या पूछ रहा है कि प्रसिद्ध जो फल्गु का मेला है वो किस स्थान के ऊपर आयोजित किया जाता है? देखिए वीडियो को आप साथ के साथ में शेयर करते रहे, आपका एक शेयर जिंदगी बदल सकता है किसी की। साथ के साथ में शेयर करते रहें। ये पूछ रहा है कि प्रसिद्ध जो फल्गु का मेला है वो कहां पर लगता है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगता है? क्या पूछ रहा है? प्रसिद्ध फल्गु का मेला, प्रसिद्ध फल्गु का मेला कहां पर लगता है? तो आपने गांव पूछे तो आप बताएंगे फरल गांव। और यदि डिस्ट्रिक्ट पूछे तो आप बताएंगे कैथल। याद रखिएगा फरल गांव कैथल के अंदर ये मेला लगता है, प्रसिद्ध फल्गु का मेला। प्रसिद्ध फल्गु का मेला कहां पर लगता है? तो फरल गांव कैथल के अंदर। कहां पर? फरल गांव कैथल में। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एचएसएससी ने पूछ लिया है, बहुत बार एचएसएससी ये क्वेश्चन पूछ चुकी है। क्यों पूछती है? क्या रीजन है इसका? तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है फल्गु टैंक का संबंध कौन से जिले से है? कैथल से। कौन से गांव से है? फरल गांव। फैसे फल्गु फैसे फरल, फैसे फल्गु मेला फैसे फरल गांव। ये आपने याद रखना, बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। फरल गांव कैथल में। हरियाणा में काली कमली वाले का डेरा कहां पर स्थित है? क्या पूछ रहा है? हरियाणा में काली कमली वाले का डेरा, काली कमली वाले का डेरा हरियाणा में काली कमली वाले का डेरा कहां पर पड़ता है? तो आपने याद रखना कुरुक्षेत्र में। और ये काली कमली वाले का डेरा है ये किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने। किसने? स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने बनवाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। हम क्वेश्चन ही वही करवा रहे हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बार बार आप ये चीज रिपीट ना करवाएं कि एग्जाम में पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता। आपके माइंड में रहना चाहिए कि क्वेश्चन ही यहां पर वही हो रहे हैं जो एग्जाम्स के अंदर प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। काली कमली वाले का डेरा कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। और काली कमली वाले का डेरा जो किसने बनवाया था? स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने। 360 धार्मिक स्थल कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। द सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से किसे जाना जाता है? कुरुक्षेत्र को। धर्म नगरी के नाम से किसे जानते? कुरुक्षेत्र को। लेकिन सबसे ज्यादा जो मंदिर है ना, मंदिर मत बता देना कुरुक्षेत्र में, सबसे ज्यादा मंदिर है भिवानी में। और इसी कारण हरियाणा की काशी किसे कहते हैं? भिवानी को। याद रखिएगा, मिनी क्यूबा के नाम से जानते भिवानी को।
बॉक्सिंग का पावर हाउस के नाम से जानते हैं भिवानी को, सिटी ऑफ वार हीरोज के नाम से जानते हैं किसको, भिवानी को। बहुत अच्छे क्वेश्चन। उसके बाद में स्थल भोर से किस ऋषि का मठ है, स्थल भोर में किस ऋषि का मठ है, तो आपने याद रखना है स्थल भोर में बाबा मस्तनाथ से संबंधित, स्थल भोर मठ किससे संबंधित है, बाबा मस्तनाथ से संबंधित है। और स्थल भोर मठ कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, रोहतक में। और रोहतक में स्थल भोर मठ के ऊपर मेला लगता है किसकी स्मृति में, बाबा मस्तनाथ की स्मृति में। और स्थल भोर मठ की गद्दी के ऊपर वर्तमान में कौन बैठा हुआ है, बाबा बालकनाथ। और वो बाबा बालकनाथ जी जो कहां से सांसद है, अलवर से सांसद है। अलवर कहां पर पड़ता है, राजस्थान। और राजस्थान हरियाणा की सबसे ज्यादा जो सीमा रेखा बनाता है हरियाणा के साथ में सबसे लंबी जो सीमा रेखा बनाता है, राजकीय सीमा रेखा, वो कौन सा है, राजस्थान है। कितने जिलों के साथ में लगता है, 7 जिलों के साथ में लगता है। हरियाणा के चारों तरफ कितने राज्य लगे हुए हैं, 5। लेकिन राजस्थान, देखिए दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा अलग हैं, कभी क्वेश्चनों में घूम जाएं, क्वेश्चन बहुत दोनों अलग है। हरियाणा के चारों तरफ कितने राज्य लगते हैं, 5। लेकिन हरियाणा के साथ में सबसे लंबी सीमा रेखा कौन सा राज्य बनाता है, राजस्थान। कितने जिले लगते हैं, 7 जिले। हरियाणा के साथ में सबसे छोटी सीमा रेखा कौन सा बनाता है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ में कितना लगता है, 1 लगता है, यमुनानगर, ओनली यमुनानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, माटी का मोल उपन्यास के लेखक कौन है, माटी का मोल। क्या पूछ रहा आपसे, माटी का मोल उपन्यास के लेखक कौन है, माटी का मोल, जयनारायण कौशिक। जयनारायण कौशिक, ये माटी का मोल उपन्यास के लेखक है, जयनारायण कौशिक, माटी का मोल। और अब कौन कौन से उपन्यास किस किस ने लिखे थे वो भी आप एक बार लिख लीजिए, आप यदि लिख रहे हैं तो। लाल धूप जो उपन्यास है, लाल धूप, ये अमृत लाल मदन ने लिखा था। साएं अपने अपने राजकुमार निजात ने लिखे थे। और बूढ़ी सुहागिन जयनारायण कौशिक। मिट्टी का मोल किसने लिखा था, जयनारायण कौशिक ने लिखा था। मुझे भूल जाना नहीं भूलेंगे तुझे, मुझे भूल जाना, टूटते बंधन, सीप का मोती, जाल और मुक्ति, लाल बहादुर, प्रतीक्षा, बसंत फिर आएगा, तरासे हुए पत्थर, किसकी रचना है, हेमराज निर्मम की रचना है। यहां से क्वेश्चन निकलता ही निकलता है, आप हमारी बातों का यकीन कीजिए, यकीन मानकर पढ़िएगा। एक बार फिर से देखें, मुझे भूल जाना, टूटते बंधन, सीप का मोती, जाल और मुक्ति, लाल बहादुर, प्रतीक्षा, वसंत फिर आएगा, तरासे हुए पत्थर, किसकी रचना है, हेमराज निर्मम की रचना है। हेमराज निर्मम लिख लीजिए आप, हेमराज निर्मम की रचना है। जानी अनजानी राहें, अपने पराए, डॉक्टर शशिभूषण सिंघल, मेहंदी रचे हाथ, वाह वाह गजब हो गया। मेहंदी रचे हाथ रमेश चंद्र जैन की रचना है। किसकी रचना है, कोई बात नहीं है सॉरी, मेहंदी रचे जो हाथ है वो किसकी रचना है, रमेश चंद्र जैन। उसके बाद में गांव की ओर मधुकांत की रचना है, मधुकांत की। लाल पसीना अभिमन्यु अनंत की रचना है, लाल पसीना अभिमन्यु अनंत। लिखते चलिएगा। देखिए मेहनत करनी पड़ेगी और आप लिखिए, मेहनत आप करिए, हमारे साथ करिए, हम भी कर रहे हैं। उसके बाद में बाहें, नीड के आगे, एक छाया और मैं, टूटा हुआ आदमी, सुबह से पहले, ये नए लोग। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, बाहें, नीड के आगे, एक छाया और मैं, टूटा हुआ आदमी, सुबह से पहले। और ये नए लोग किसकी रचनाएं हैं, ये सभी किसकी रचना है, मोहन चोपड़ा की रचना है। फिर भी आपने किसी कारणवश ये रचना नहीं लिख पाए हैं, यदि लिखना चाहते हैं और यदि लिख नहीं पाए हैं तो वीडियो को बैक करके लिख लीजिए। वीडियो को बैक करिएगा, उसके बाद में ये रचना लिख लीजिएगा। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोड़िया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। खोड़िया नृत्य तो आप सभी को पता होगा। खोड़िया नृत्य लड़के की जब बारात चली जाती है ना,
लड़के की बारात चली जाती है तो घर के अंदर जो स्त्रियां बसती हैं वो पुरुषों की वेशभूषा धारण करके खोड़िया नृत्य करती है। हालांकि सभी पुरुष तो बारात में चले गए, कोई एक दो घर में जो सम्मानित पुरुष हैं, जो काफ़ी बुजुर्ग पुरुष हैं या कोई भी, मतलब उनको घर का थोड़ा सा ध्यान वगैरह रखने के लिए छोड़ा जाता है एक दो को। लेकिन फिर भी जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों की वेशभूषा धारण करके खोड़िया नृत्य करती है लड़के की बारात जाने के बाद में। ये आपने याद रखना। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि खोड़िया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, तो आप बताएंगे कि खोड़िया जो नृत्य है वो लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाता है। आज के बाद नहीं बोलेंगे ना, ये प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद नहीं बोलेंगे, तो बोलना नहीं है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और हम ये चाहते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। हम ये चाहते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं। जुई नहर द्वारा मुख्यतः किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो याद रखिएगा, जुई नहर के द्वारा मुख्यतः भिवानी के अंदर सिंचाई की जाती है। कौन सी नहर? जुई नहर के द्वारा मुख्यतः कौन से जिले के अंदर सिंचाई की जाती है? भिवानी के अंदर। और जुई नहर जिसकी लंबाई कितनी है, तो आप